हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अल्फाइस एकेडमी एंड वी आर एट द लेक्चर नंबर 13। तो बेसिकली हमने पिछले लेक्चर्स में एमएसपी, प्राइस सपोर्ट मैकेनिज्म, ये सब देख लिया है। अब थोड़ा सा खेती से अब चलते हैं एनिमल रियरिंग, लाइफ स्टॉक की प्रति तरफ। तो इकोनॉमिक्स ऑफ लाइफ एनिमल रियरिंग आज हम इस चैप्टर में देखेंगे। छोटा चैप्टर है। तो रोल क्या है लाइफ स्टॉक का? तो लाइफ स्टॉक में क्या क्या आता है? लाइफ स्टॉक में आपकी गाय, भैंस, बकरी, पोल्ट्री, हेंस, एग्स, ये सब का जो प्रोडक्शन है बेसिकली, ये सब जो आता है लाइफ स्टॉक में आता है। और लाइफ स्टॉक जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी इकोनॉमी का। ठीक है, पहला इसका आउटपुट फंक्शंस देख लेते हैं। इसके कुछ फंक्शंस हैं। आउटपुट फंक्शंस मतलब आउटपुट फंक्शन को भी आप डिवाइड कर सकते हो एडिबल में और नॉन एडिबल में। ठीक है, एडिबल क्या हो गया आपका? एडिबल हो गया मिल्क, मीट, एग, ये सब एडिबल हो गए। और नॉन एडिबल में क्या हो गया? जैसे आप खा सकते थे वुड, वुड, सॉरी, वूल, लेदर, हाइड्स, ये सब हो गया। देन इनपुट फंक्शंस की बात करें तो जो आपको जो फार्म पे आप रखते हैं और जो मैकेनिकल पावर आपको मिलती है जानवरों से, जैसे आपकी बुल एंड ऑक्सन, उसको आप जो है खेत जुताई करने के लिए, उसको जो है टिलिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। देन आप यूरिन उनका इस्तेमाल करते हैं फॉर वेरियस, एक तरीके से पेस्टिसाइड्स का काम भी करता है काउ यूरिन जैसे। तो और एनिमल डंग का इस्तेमाल करते हैं बायोगैस बनाने के लिए। देन इकोनॉमिक फंक्शंस है भाई। इकोनॉमिक फंक्शंस क्या है कि आपको स्टडी इनकम देता है ये। ठीक है, आप दूध बेच रहे हैं, आपने मुर्गी बेची या आपने अंडा बेचा, तो आपको एक स्टडी इनकम है, इसलिए उनको बैंक्स ऑन हुप्स भी बोला जाता है। ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप एक बार पहले डाउनलोड कर लें, एक सॉफ्ट कॉपी निकाल लें। ठीक है, और चौथा जो फंक्शन है इसका, बेसिकली ये आपको प्रोवाइड करता है रिस्क कवरेज। अब रिस्क कवरेज क्या हुआ? रिस्क कवरेज क्या हुआ आपका? रिस्क कवरेज हुआ कि जैसे मान लिया कोई डिजास्टर आ गया या आपका कोई क्रॉप फेलियर हो गया। भाई अब खेती में तो क्रॉप फेलियर हो सकते हैं, तो उससे क्या होगा? आपको लाइव स्टॉक जो आपके गाय भैंस है या आपकी बकरियां हैं या आपकी पोल्ट्री है, उससे आपको एक इनकम आती रहेगी, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इनकम डाइवर्सिफिकेशन का भी एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है लाइव स्टॉक। इनकम डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी आप लाइव स्टॉक को इस्तेमाल कर सकते हो। अब बात करते हैं प्रेजेंट स्टेटस ऑफ एनिमल रियरिंग इन इंडिया की, कि आज के समय पे स्टेटस क्या है। तो एनएसएसओ का 68 राउंड का जो सर्वे बोलता है, वो बोलता है कि लगभग लगभग 16.44 मिलियन पीपल जो हैं लाइव स्टॉक सेक्टर में या एनिमल रियरिंग सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं। लगभग लगभग देश की 4% जीडीपी इससे आती है और 25% ऑफ द एग्रीकल्चर जीडीपी यहाँ से आती है। मतलब एक चौथाई एग्रीकल्चर जीडीपी जो है वो एनिमल रियरिंग से अकेले आती है। तो देखिए आप कितना इंपॉर्टेंट सेक्टर हो गया। और इंडिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट कैटल पॉपुलेशन जो है वो इंडिया में है। लार्जेस्ट कैटल पॉपुलेशन इज इन इंडिया। ओके, एंड लगभग लगभग अगर हम वैल्यू की मिल्क की बात करें, ये 2014-15 का डाटा दे रहा हूँ मैं आपको, तो लगभग लगभग 4.92 लाख करोड़ रुपीज, इतना दूध, इतने लाख का दूध हम, इतने लाख करोड़ का दूध उगाते हैं हम, देखो, या निकालते हैं। ठीक है, चैलेंजेस क्या है बेसिकली एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर के? देखो, एक तो लैक ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर है। लगभग लगभग 90% जो मार्केट है वो अनऑर्गेनाइज्ड है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ठीक है, देन श्रिंकिंग एंड डिग्रेडेशन ऑफ पार्शर्स। भाई जो खेत हैं वो कम हो रहे हैं, जो पार्शर्स थे जहाँ पे ग्रेजिंग के लिए जाया करते थे, जंगल हैं वो कम हो रहे हैं, जो जहाँ पे ग्रेजिंग के लिए आपके लाइफ स्टॉक जाया करती थी वो कम हो रही है। देन लाइफ स्टॉक एक्सटेंशन सर्विसेज आर ऑलमोस्ट एब्सेंट, जैसे आपकी एग्री क्लिनिक्स है ना, आपका फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, इन सब की कमी है इस पर्टिकुलर एरिया में। ठीक है, दो की काम ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन है, या दूध के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हुआ है इसमें। ठीक है, देन हमारे पास जो फैसिलिटी है डिजीज डायग्नोसिस की, रिपोर्टिंग की, एपिडेमोलॉजी की, सर्विलेंस की, फोरकास्टिंग की, वो इतनी अच्छी नहीं है। उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने अभी लंपी स्किन डिजीज में देखा होगा। ठीक है भाई, लंपी स्किन डिजीज में क्या इतना बड़े लेवल पे वो फैल गया और उससे इतने पशुओं की मृत्यु हो गई, तब भी हम उसके लिए कोई वैक्सीन या उसके लिए कोई दवाई नहीं बना पाए। देन हमारी जो मिल्क टेस्टिंग है उसके लिए हमारे पास ज़्यादा अच्छे सेंटर नहीं है, कलेक्शन सेंटर अच्छे नहीं है, ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है। लोग जाते हैं घर टू डोर डिलीवरी होती है मिल्क के क्षेत्र में ज़्यादातर। ठीक है, और लेकिन अच्छी बात क्या है कि इंडिया की ह्यूज डाइवर्सिटी में के बावजूद होने के जो हमारे एनिमल्स हैं वो हाईली अडेप्टेबल हैं हार्श क्लाइमेट्स के। तो हमारे पास हर एक क्लाइमेट के लिए अलग एनिमल है। अब क्योंकि वो अडेप्टेबल है इसलिए ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह आप उस एनिमल्स को नहीं ले जा सकते। ठीक है, नाउ इंडिया
कि जो मीट प्रोडक्ट्स हैं उनकी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत डिमांड है, बट देन हम उसको भी पूरा नहीं कर पाते। ठीक है, देन जो बल्क ऑफ इन्वेस्टमेंट है लाइव स्टॉक की वो स्टेट गवर्नमेंट से आती है, हमें यहाँ पे प्राइवेट का पार्टिसिपेशन बढ़ाना है। देन जो भी दवाइयाँ होती हैं उसकी हमारे एंटीबायोटिक्स नहीं है हमारे पास, माइक्रोबियल कंटेमिनेशन बहुत ज़्यादा है एनिमल रियरिंग में। ठीक है, और एडल्ट्रेशन, मिल्क में एडल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वालिटी कंट्रोल नहीं है किसमें, वेटनरी ड्रग्स एंड वैक्सीन्स में। ठीक है भाई, जैसे इंसानों को जो वैक्सीन चाहिए होती है ऐसे ही जानवरों को भी वैक्सीन चाहिए होती है। ठीक है, और ये सब जो है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एब्सेंट है। ठीक है, तो इन चीज़ों के या इन एरियाज में वर्क करने की ज़रूरत है। अब उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स ले लिए। तो भैया सबसे पहले तो उन्होंने बनाया एक नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, NLM। इसमें कुछ नहीं हुआ, ये 2014-15 में लॉन्च किया गया था। इसमें कुछ नहीं बोला, उन्होंने कहा कि हमें लाइव स्टॉक प्रोडक्शन सिस्टम को इम्प्रूव करना है और उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग पे वर्क करना है, उनको कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है। अब ये जो स्कीम है बेसिकली, ये एक और स्कीम है वाइट रेवोल्यूशन के अंडर, मतलब वाइट रेवोल्यूशन का नाम ही है वो दूसरा, दैट इज राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना। अब ये बड़ी एक होलिस्टिक सी स्कीम है, ये NMBP, ये जो है नेशनल मिशन फॉर बोवाइन प्रोडक्टिविटी, ये भी इसका एक सब मिशन ही है। ठीक है, देखो क्या होता है, मिशन होते हैं, मिशन के अंदर सब मिशन होते हैं, उसके और सब मिशन होते हैं। जैसे नेशनल लाइव स्टॉक मिशन में भी 4 सब मिशन है। ठीक है, जैसे सब मिशन फॉर ऑन लाइव स्टॉक डेवलपमेंट, सब मिशन ऑन पिग डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, सब मिशन ऑन फीड एंड फूडर डेवलपमेंट, सब मिशन ऑन स्किल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड एक्सटेंशन। ठीक है, तो ये इसके अंदर 4 सब मिशंस हैं। तो इसमें क्या कहा गया था, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है हमें, और जो प्रोडक्शन सिस्टम है लाइव स्टॉक के उसे इंप्रूव करना है। अब बात करते हैं नेशनल मिशन ऑन बोवाइन प्रोडक्टिविटी की। भाई नेशनल मिशन ऑन बोवाइन प्रोडक्टिविटी भी राष्ट्रीय पशु विकास योजना के अंदर ही है, लेकिन बोवाइन, देखो बोवाइन का मतलब, देखो बोवाइन जो वर्ड है ना वो बेसिकली आया काउ से है, पर देन बोवाइन में बकरियां, और इट इज अ वेरी होलिस्टिक टर्म, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। अब इसमें भी 3-4 चीजें, इसमें एक है पशु संजीवनी। भाई पशु संजीवनी में, संजीवनी क्या होता है, मेडिसिन। ठीक है, पशु संजीवनी क्या है कि इसमें हम एनिमल, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड है ना, तो एनिमल हेल्थ कार्ड बनाएंगे, एनिमल की हेल्थ कैसी है। ठीक है, देन हम नेशनल मिशन फॉर बोवाइन प्रोडक्टिविटी में हम लोग एडवांस्ड ब्रीडिंग सेंटर्स लाएंगे, जहाँ पे हम लोग जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आपकी IVF, जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, या MOET, मल्टी ओव्यूलेशन एम्ब्रियोनिक ट्रांसप्लांट। मतलब बेसिकली देखो लाइफ स्टॉक में क्या होता है ना कि सीमेन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, कि सीमेन भी जो होना चाहिए हेल्दी होना चाहिए। उसके लिए क्या है कि हेल्दी ऑक्सीजन भी प्रोवाइड किए जाते हैं सरकार की तरफ से, वो भी एक प्रोग्राम है। देन वो किसके अंदर है, नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाइन ब्रीडिंग एंड डेयरी डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, पहले इसके 4 पढ़ लेते हैं। पशु संजीवनी, एडवांस ब्रीडिंग सेंटर एक अंदर है, एक इसके अंदर है पशु हाट। बस इस अभी हमें माफ़ कर दीजिए राइटिंग के लिए, अगली बार से हम अच्छी करेंगे, अगली बार से हम इसको चेंज कर देंगे, अगली बार से हम जो है आपको खुद आके पढ़ाएंगे सामने, ये इससे जो राइटिंग अच्छी आ नहीं पा रही। तो पशु हाट में क्या है, ये बेसिकली आप जर्म प्लाज्म प्रोवाइड करेंगे। देन हम एक नेशनल बोवाइन जीनोमिक सेंटर फॉर इंडिजीनियस ब्रीड्स लगाएंगे। अब इस प्रोग्राम की बात करते हैं, NPBB एंड DD, दैट इज नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाइन ब्रीडिंग एंड डेयरी डेवलपमेंट। इसमें कुछ नहीं है भैया, कैटल एंड बुफेलो ब्रीडिंग इंप्रूव करेंगे, डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम करेंगे, क्लीन मिल्क क्वालिटी एंड क्लीन मिल्क प्रोडक्शन करेंगे, और कॉर्पोरेटिव्स को असिस्टेंस देंगे। अब ये क्या था कि बहुत सारी स्कीम्स थी आपकी मिनिस्ट्री के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, सॉरी डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरीज के अंदर, ये एक डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर। वो सारी स्कीम हमने मर्ज करके जो है 2 स्कीम बनाई हमने। एक हमने स्कीम बनाई NPBB और एक बनाई हमने NPDD। NPBB क्या है, नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाइन ब्रीडिंग। उसमें क्या है, उसमें एक आगे हम मिशन पढ़ेंगे, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत उसको जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा। उसके अंदर क्या है, हम एक डोर स्टेप आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोवाइड करेंगे। जो होता क्या है बेसिकली, अगर किसी के घर में गाय वगैरह होंगी तो आपने देखो डॉक्टर आता है और वो फिर उनको आर्टिफिशियली इंसेमिनेट किया जाता है दूध के लिए। ठीक है, तो मैत्री बनाया गया एक। ठीक है, मैत्री में क्या है कि 2 स्टेप होगा आपका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, देन NPDD क्या है आपका, नेशनल मिशन फॉर डेयरी डेवलपमेंट। इसमें हम क्या करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे रिलेटेड टू प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट, प्रोसेसिंग,
एंड मार्केटिंग। ठीक है, अब उसका एक और मिशन है हमारे पास, राष्ट्रीय गोकुल मिशन। ये थोड़ा सा नया मिशन है, ये भी लगभग लगभग 2014 में आ गया था। ठीक है, और इसका क्या है, इसमें देखो एक बात इसमें कि इंडिजिनियस जो हमारी गायें हैं, जो उनकी ब्रीड है, इंडिजिनियस ब्रीड्स को इंप्रूव करना है, उनको कंजर्व करना है, उनको डेवलप करना है। ठीक है, और मिल्क प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी को बनाना है। अब हमारी इंडिजीनियस गाय को कौन सी, मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे गिर होगी, साहिवाल होगी, राथी होगी, देवनी होगी, रेड सिंधी, ये हमारी इंडिजीनियस है। अब आपने जर्सी गाय सुनी होगी, जर्सी गाय जो है वो हमारे यहाँ की नहीं है, वो जो सिटी है न्यू जर्सी, उसके नाम पे जर्सी गाय, वहां से जर्सी गाय लाई गई थी। देन डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम। देखो डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप ये वाली जो स्कीम है बेसिकली ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, किसमें, डेयरी सेक्टर में। होता क्या है, इंडिया में आज भी जो है 2 से 4 एनिमल्स ही रखते हैं, जो मैक्सिमम लोग हैं वो 2 से 4 स्मॉल डेयरी यूनिट्स होती हैं, 2 से 4 2 से 5 ऐसे रखते हैं। तो उस उन्हें जो है थोड़ा सा हम जो है कॉपरेटिव्स के अंदर डालेंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप की मदद लेंगे और उन्हें जो है उनका प्रोडक्शन बढ़ाएंगे ताकि उनको जो है इनकम सप्लीमेंट हो सके। देन नेशनल डेयरी प्लान। नेशनल डेयरी प्लान एक सेंटर सेक्टर स्कीम है, सेंटर सेक्टर स्कीम है। सेंटर सेक्टर स्कीम मतलब इसका सारा का सारा पैसा केंद्र सरकार देती है। ठीक है, इसको इंप्लीमेंट कौन करेगा, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, की सहायता से की मदद से ये इंप्लीमेंट किया जाएगा। इसमें भी हमें जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है दूध की, और 100% एड दी जाएगी। अगर कोई भी एक्टिविटी आप जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है, आपको ब्रीडिंग के लिए कोई सहायता चाहिए, तो उसमें जो आपको 100% ग्रांट दी जाएगी। और अगर आपको कोई कैपिटल आइटम कोई आपने ऑटोमेशन करना है या कोई मशीन लेनी है, उसके लिए आपको 50% तक की ग्रांट दी जाएगी। देन नेशनल मिशन फॉर प्रोटीन सप्लीमेंट, ये बेसिकली राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंदर यह है। इसके अंदर जो एनिमल बेस्ड प्रोटीन प्रोडक्शन है उसको बढ़ाना है। ठीक है, देखो प्रोटीन भी 2 टाइप के होते हैं आजकल, क्योंकि लोग वीगन होते जा रहे हैं, तो वीगन के बाद कॉन्सेप्ट आया प्लांट बेस्ड प्रोटीन का भी कॉन्सेप्ट आ गया। तो ये जो है इस पर्टिकुलर मिशन में हमें एनिमल बेस्ड प्रोटीन प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है। ठीक है, ये थी बात एनिमल हस्बेंड्री की। अब बात करते हैं पिंक प्रोडक्शन, पिंक रेवोल्यूशन। देखो पिंक रेवोल्यूशन किसकी थी, मीट एंड पोल्ट्री के लिए। इट रेफर्स टू द टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन इन द मीट एंड पोल्ट्री प्रोसेसिंग सेक्टर। अब चैलेंजेस क्या है मीट सेक्टर के, देखो भाई ये भी बड़ा इनफॉर्मल सा सेक्टर है, अनऑर्गेनाइज है, लगभग लगभग 90% अनऑर्गेनाइज है। ठीक है, देन मीट हाइजीनिक, देखा होगा आपने कि जहाँ मीट कटता है या कुछ होता है वहाँ कितनी गंदगी रहती है। हाइजीन की एक बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से हम इंटरनेशनली कंप्लाई नहीं कर पाते। जो इंटरनेशनल कंप्लायंसेज हैं, जो क्योंकि हमारा जो मीट है उसकी बाहर बहुत डिमांड है, और इंडिया जोग्राफिकली ऐसे सिचुएटेड है कि अगल बगल की सारी कंट्रीज जो है ऑलमोस्ट सब जो है मीट का सेवन अच्छा खासा है। ठीक है, इनफैक्ट अगर मैं आपको बात करूं कि इंडिया का एवरेज जो है 5.2 kg पर ईयर है, पर कैपिटल। ठीक है, जबकि इंटरनेशनल एवरेज 39.8 kg पर ईयर है। ठीक है, देन जो हमारी क्वालिटी है मीट की वो पुअर है। क्यों भाई, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी मीट के लिए पशु इस्तेमाल किए जाते हैं या जिनसे मीट निकाला जाता है, वो बेसिकली ओल्ड होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं। ठीक है, उनसे मीट निकाला जाता है, तो क्वालिटी ऑफ मिल्क जो है उतनी अच्छी नहीं होती। ठीक है, एनिमल्स को जो है पर्टिकुलरली हम लोग, ऐसा नहीं है कि इसको हमको मीट के लिए ही प्रोड्यूस पालना है। देन हमारी जो फूड सेफ्टी नॉर्म्स हैं वो बड़ी पुअर हैं, हमारे पैकेजिंग स्टैंडर्ड्स बड़े खराब हैं। तो ये सब जो है मीट सेक्टर में प्रॉब्लम आती है, इससे हमारी इंटरनेशनल कम्पिटिटिवनेस भी घटती है। ठीक है, बट देन पोल्ट्री सेक्टर की बात करूँ मैं तो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग है ये। ठीक है, और बहुत सारी पॉलिसीज आ गई हैं, जैसे नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के अंडर भी इसको किया है कि मॉडर्नाइज करना है। ठीक है, इसको अलाइन कर देंगे एनएसडीएफ के साथ। एनएसडीएफ क्या है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क, कि भैया ठीक है कुछ स्किल्स देंगे जो कि लोग जो है अपना काम स्टार्ट कर सकें इस चीज़ में। टेक्नोलॉजिकली इंटरवेंशन आ रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन क्या हो गए भाई, बायोसिक्योरिटी आ गई, ये बीमारी ना आ जाए। जैसे अगर आप पोल्ट्री करें, जहाँ अगर आप हैंस वाले फार्म में जाएंगे, मुर्गी पालन होता है, वहाँ पे जो होता है बीमारी एकदम आती है। आपने देखा हो केरला वेरला में तो एकदम पूरी की पूरी हजारों लाखों में जनसंख्या में पोल्ट्री मरती है। ठीक है, तो बायोसिक्योरिटी जोन्स बोलते हैं उसको, कोई भी बीमारी ना आ पाए। देन ऑटोमेशन हो जाए, तो बेसिकली इन सब एरियाज में टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन हो जाए, तो बेसिकली इन सब एरियाज में जो है वर्क कर सकते हैं। देन एनएलएम इंक्लूड्स रूरल बैकयार्ड पोल्ट्री डेवलपमेंट, ताकि एक सप्लीमेंट्री या साइडवेज इनकम लोगों को होती रहे। ठीक है, ये थी बात पिंक रेवोल्यूशन की। अब बात करते हैं फिशरीज की। देखो फिशरीज क्या है कि फिशरीज एक अब बड़ा बडिंग सेक्टर है। अगर मैं बात करूं 1951 के दौरान जब देश आज़ादी हुआ था, तब लगभग हमारा फिश प्रोडक्शन था 7.5 लाख टन्स।
आज मैं बात करूं और लगभग लगभग 2015-16 का डाटा हमको मिला, तो आज जो है लगभग लगभग 107.95 लाख टन का हम लोग उत्पादन कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है फिशरी सेक्टर का जो है रोल बढ़ा है, और लगभग लगभग हम लोग आज के टाइम पे 6.3% जो है ग्लोबल फिश प्रोडक्शन करते हैं, एंड 5% जो है ग्लोबल ट्रेड हमारे यहाँ से होता है। तो बट देन सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एक तो हमारा जो है बड़ा स्मॉल स्केल है, हम बड़े लार्ज स्केल पे इसको नहीं करते हैं, छोटे छोटे फार्मर्स हैं, छोटे छोटे फार्म्स हैं, वहीं से फिशरीज आती हैं। इनलैंड फिशरीज बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ, सेकंड, ठीक है, इनलैंड फिशरीज बहुत ज़्यादा है। देन एक्वाकल्चर से हम करते हैं, मतलब फिशरीज को ब्रेड करते हैं, कहीं हम नदी वदी या ओशन वोशन से ज़्यादा लेके नहीं आते। चैलेंजेस क्या है फिशरी सेक्टर के द्वारा, एक तो रिसोर्सेज जो है लगातार डिप्लीट हो रहे हैं, भाई नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज का फर्क है, तो सीधी सी बात है, एक फिशरीज का एक नेचुरल थिंग है, इस पर भी फर्क पड़ रहा है। देन लो इन्वेस्टमेंट है, इस पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अभी किया नहीं गया है, और इसके लिए जो इंसेंटिव्स है वो भी कम अवेलेबल हैं। देन सप्लाई प्रॉपर नहीं है फिशरीज की, स्लो डेवलपमेंट है इस क्षेत्र में, पोटेंशियल हम जितना हमारे अंदर पोटेंशियल है पूरा रिलाइज नहीं कर पा रहे। अच्छा, फिश रखने के लिए क्या है, कोल्ड चेन की बड़ी ज़रूरत है। फिश एक ऐसा चीज़ है जो एकदम खराब हो जाता है, हल्की सी उसे गर्मी लगी और फिश आपकी पूरी खराब हो जाती है और बड़ा नुकसान होता है, तो कोल्ड चेन खराब है। देन इन्वायरमेंट इंटीग्रिटी, मतलब क्या है, इन्वायरमेंट इंटीग्रिटी नहीं है, मतलब कि कभी हो सकता है बहुत ज़्यादा बम्पर प्रोडक्शन हो जाए, कभी पता लग रहा है फिश मिल ही नहीं रही है, कैच बहुत पुअर हुआ। देन डाटाबेस, देयर इज अ लैक ऑफ रिलायबल डाटाबेस की, जिसमें हम जो है कुछ सीख सकें या उसको स्टडी कर सकें। देन अगला है हमारे पास ब्लू रेवोल्यूशन। ब्लू रेवोल्यूशन फिशरी सेक्टर से रिलेटेड है, उसको हमने बोला है नील क्रांति मिशन भी बोला है, ठीक है, और ये एक सेंटर सेक्टर स्कीम है, ये सारा का सारा पैसा केंद्र सरकार देगी। इसका दूसरा नाम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ फिशरीज भी है। तो इसमें वही बात की गई है, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी बढ़ाएंगे हम, ठीक है। और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, देखो, इकोनॉमिक, हमें फिशरी सेक्टर डेवलप करना है, क्यों डेवलप करना है, ताकि जितने भी फार्मर्स या लोग उसमें इन्वॉल्व हो उनको इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है। फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, बड़ा अच्छा प्रोटीन होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का बड़ा, ओमेगा 3 जो फैटी ऑयल्स ये होते हैं वो फिश से आते हैं। देन बायो सिक्योरिटी का एक इशू है, ठीक है, बायो सिक्योरिटी को इम्प्रूव करना है। देन ट्रांसफॉर्म फिशरीज एज अ मॉडर्न इंडस्ट्रीज, फार्मर की इनकम डबल करनी है जो फिशरीज में इन्वॉल्व है, एंड इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन बढ़ाना है। उसके लिए हमने स्ट्रैटेजी बनाई। स्ट्रैटेजी क्या बनाई हमने, एक मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री है वो इसको देखता है, और इसके लिए हमने 3-4 स्कीम बना दी। हमने एक बना दिया नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड जो इसकी देख रेख करेगा। देन हमने बोला कि यार जो आपको जो ध्यान देना है वो इनलैंड फिशरीज पे ध्यान देना है एंड एक्वाकल्चर पे ध्यान देना है, ये एक पार्ट हो गया इसका। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ इसी पे ध्यान देना, आपको जो है मरीन फिशरीज पे भी ध्यान देना है। मतलब कंपोनेंट डिवाइड हो गए ना, देखो, आपने डिवाइड कर दिया कि एक जो आम है वो इनलैंड फिशरीज और एक्वाकल्चर को देखेगा, एक जो है मरीन को देखेगा। देन आपने इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना है इस क्षेत्र में, ठीक है। उसके बाद आपने जो पोस्ट हार्वेस्ट ऑपरेशंस हैं उसे इंप्रूव करना है, ठीक है, पोस्ट हार्वेस्ट ऑपरेशन, फूड प्रोसेसिंग। इसके बाद हमारा फूड प्रोसेसिंग का टॉपिक है, फूड प्रोसेसिंग बना सकते हो आप, अच्छी अच्छी फिशेज जो जिनकी डिमांड है मार्केट में, आप उसको ला सकते हो। देन हमने एक नेशनल पॉलिसीज ऑन फिशरीज भी निकाली थी, जिसमें हमने ब्लू ग्रोथ इनिशिएटिव की बात करी, 10 साल के लिए था। उसमें हमने बोला कि हाँ भाई, सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन करेंगे, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाएंगे, इकोनॉमिकली एम्पावर करेंगे कॉपरेटिव्स को, फार्मर्स को जो काम कर रहे हैं, लेजिस्लेचर लाएंगे उसके लिए, ठीक है। तो ये सब बातें की गई थी। इसमें नेशनल पॉलिसी ऑन मरीन फिशरीज कब की पॉलिसी है, 2017 की। अब बात करते हैं ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड देखो बेसिकली मिल्क से रिलेटेड है। ऑपरेशन फ्लड लॉन्च किया गया था 1970 में। इट वाज द वर्ल्ड बिगेस्ट डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड इट वाज इम्प्लीमेंटेड बाय नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे, एक तो टू इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन, ऑग्यूमेंट रूरल इनकम, भाई क्योंकि प्रीडोमिनेंटली जो एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो आज भी कहाँ कंसंट्रेटेड है, ग्रामीण क्षेत्रों में। उससे क्या है कि वहाँ से लोगों को इनकम आती रहनी चाहिए, तो पैसा आता रहना चाहिए, तो उसको ऑग्यूमेंट करना था कि ठीक है यार, आप गाँव में ही रहें, आप डेयरी को इम्प्रूव करें। देन जब आप डेयरी को इम्प्रूव करेंगे तो दूध की भाई डिमांड तो बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है, लगभग लगभग 6% एनुअली डिमांड है, बट प्रॉब्लम ये है कि अभी 4% से ही हम उसको ग्रो कर पा रहे हैं, ये एक प्रॉब्लम है। बट देन जब जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना रीजनेबल मिलेगा कंज्यूमर्स को, उसको बेहतर कर सकते हैं। जैसे कंट्री डिलाइट है, वो अपना दूध जो है 54 रुपये किलो बेचता है,
गाँव में चले जाओगे आपको वही चीज़ 40-45 रुपये किलो मिल जाएगी। तो आपको जो है प्राइवेट सेक्टर को भी अंदर लाना है, ठीक है। अभी ऑपरेशन फ्लड के अंदर नहीं था, अब ये फेल हो गया। फेल क्यों हो गया? एक तो ब्यूरोक्रेटिक इन्फ्लुएंस था भैया, उस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस था लगातार, इसको जो है कॉर्नर कर लिया था कुछ लोगों ने। देन ब्यूरोक्रेटिक अफेदी थी, ब्यूरोक्रेट जो है काम ही नहीं करते थे। देन प्रोफेशनल अप्रोच नहीं थी इस पर्टिकुलर ऑपरेशन में। देन एक लैक ऑफ नॉलेज सामने आई अमंग द कोऑपरेटिव बोर्ड्स एंड कमिटीज एंड हाउ टू रन कोऑपरेटिव्स रन कैसे की जाती है, ठीक है। और फिर वेरियस अदर चैलेंजेस थे, वो चैलेंजेस भी देख लेते हैं। देखो, एक तो सप्लाई साइड चैलेंजेस थे। सप्लाई साइड चैलेंजेस क्या थे? मैंने आपको बताया कि लगभग लगभग जो भी डेयरी सेक्टर में जो फार्मर्स हैं वो जो है लगभग लगभग सिर्फ 4 एनिमल्स पालते हैं, ठीक है। तो वो जो प्रैक्टिस करते हैं वो सब्सिडरी नेचर ही करते हैं, वो कमर्शियल नेचर पे अभी भी नहीं जा पा रहे हैं। तो ये बड़ी एक प्रॉब्लम है। स्टैग्नेंट यील्ड्स हैं, ठीक है, यील्ड्स जो हैं स्टैग्नेंट हैं। फीडर जो इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है, तो लोग जो है इसको छोड़ भी रहे हैं। फीड की कॉस्ट बढ़ गई, जो चारा है उसकी कॉस्ट बढ़ गई, ठीक है। बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लंपी डिजीज आ गया, ठीक है। पता लग रहा है किसी के पास 5 गायें थी, 5 गायें की डेथ होगी, तो वो क्या करेगा? वो छोड़ ही देगा, ठीक है। देन देर इज अ शिफ्ट रूरल एरियाज में जो है और भी वोकेशंस आ रहे हैं। देन ये तो सप्लाई साइड चैलेंज थी। डिमांड साइड क्या है? डिमांड साइड मैंने आपको बताया कि 6% से हमें ग्रो करना चाहिए, बट हम लोग ग्रो 4% से कर रहे हैं। उसके बाद जो है उतना डेवलपमेंट हो नहीं पाया। तो फिर वे फॉरवर्ड क्या होगा? एक तो यार हमें लार्ज स्केल डेयरी फार्म्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है, कमर्शियल नेचर के। उसमें क्या होगा? लार्ज स्केल में क्या हो जाएगा? ऑटोमेशन हो जाएगा, मिल्किंग, फीडिंग, प्रोसेसिंग, ये सब आपकी ऑटोमेटेड हो जाएगी। जो फीड प्रोडक्शन है वो वहीं अंदर ही हो जाएगा, फीड आप अंदर बना पाओगे। उससे क्या होगा? कॉस्ट कम आएगी आपकी। हब एंड स्पोक मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हो। हब एंड स्पोक मॉडल क्या होता है? भाई आपने वेरियस, मान लिया 500 लोगों को जोड़ा, 500 लोगों के पास लगभग लगभग 10-10 गायें होने एवरेज है, तो 5000 गायें हैं। तो आपने एक मॉडल बना दिया कि यहाँ पे हम एक सेंटर बनाते हैं, यहाँ पे आपके दूध इकट्ठा करेंगे, यहीं पे जो है दूध की पूरी प्रोसेसिंग करेंगे। दूध जैसे जो बड़े सेंटर्स होते हैं वहाँ दूध उबाला नहीं जाता, दूध को ठंडा किया जाता है। पास्चराइजेशन जो है एक प्रोसेस जो होता है मिल्क का, उसको जो है ठंडा किया जाता है। और ठंडा से भी होता है, गर्म से भी होता है, क्योंकि गर्म में एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए, तो उसको ठंडा करते हैं। जैसे अगर आप कभी एनडीआरआई जाएंगे, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि करनाल में है, मैं गया था वहाँ पे, तो मैं देखा था वहाँ दूध को ठंडा किया जा रहा था, ठीक है। हम लोग घर में गर्म करते हैं दूध को, वहाँ दूध को ठंडा किया जा रहा था। किसके लिए? पास्चराइजेशन के लिए, ताकि उसके अंदर जो माइक्रोब्स हैं या जर्म्स हैं वो मर जाए, ठीक है। तो क्या हुआ कि आपने यहाँ पे आगे कर दिया, और यहीं से आपने पनीर भी बना दिया, बटर भी बना दिया। भाई अमूल क्या है? अमूल एक टाइप का कोऑपरेटिव था, और आज आप देख रहे हैं अमूल का डेली तो भैया ऐड आता है आपके साथ हिंदू में, और कितना बड़ा कोऑपरेटिव बन गया। तो अमूल एक बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरी है। और आपको जो डेयरी फार्मिंग बनाना है वो प्रोग्रेसिव बनाना है, उसको न्यू टेक्नोलॉजी से अवगत कराना है, न्यू प्रोग्राम्स बनाने हैं, उसकी क्रेडिट नीड्स को देखना है, उसको सप्लाई चेन अच्छी बनानी है उसके लिए। देन ठीक है, और एक आप कम्युनिटी मॉडल पे काम कर सकते हो। कम्युनिटी मॉडल मतलब कम्युनिटी साथ में आई, उसको आपने मतलब पूरे गांव को आपने मान लिया 100 गायें गिफ्ट कर दी, उसके बाद आपने उनसे प्रोक्योर करना शुरू कर दिया चीज़ें, उनको सिखाया। तो बेसिकली ये एक टाइप की कंपनी सेटअप हो जाएगी। भाई एक गांव में ही कंपनी है, तो उससे क्या होगा? रूरल वोकेशन बढ़ेगा, रूरल एम्प्लॉयमेंट बनेगा, और लोगों की इनकम सप्लीमेंट होगी, ऑग्यूमेंट होगी, ठीक है। तो ये थी बात आपकी लाइव स्टॉक की। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी हैं वो। टेलीग्राम ग्रुप पे हमने एक चीज़ नई स्टार्ट की है कि हम वहाँ डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड करंट अफेयर्स क्वेश्चन डालने की कोशिश कर रहे हैं। डेली कम से कम 2 से 4 क्वेश्चन डेली जा रहे हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, और वहाँ पे आपको ये नोट्स भी मिल जाएंगे। नोट्स ढूंढने में आपको दिक्कत हो सकती है, तो बेटर होगा कि आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लें, या आप हमारी साइट से जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है नीचे दिया गया है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड आई शैल सी यू टुमारो। बाय बाय। कीप स्माइलिंग।